हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 12 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 मई 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। कल साथियों संडे था, तो कल हम लोगों ने वीकली रिवीजन किया था लाइव। तो जो लोग नहीं देखे थे उसको लाइव वाले सेक्शन में जाकर के देख लें। और संडे को वीकली टेस्ट होता है आपका पूरे सप्ताह भर का, तो इसलिए संडे को भी आप लोग अवेलेबल हुआ करो। शुरुआत करेंगे हम लोग लास्ट डे के करंट अफेयर, जो डेली करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन करके। तो कल हम लोगों ने यानी कि लास्ट डे पढ़ा था कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। 11 मई को एम्पावरिंग ए सस्टेनेबल टुमारो थ्रू इनोवेशन इस थीम के साथ मनाया गया। कोझिकोड शहर जो कि केरल में स्थित है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्कों में शामिल हुआ है। और इंडिया ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप बेस्ड ई पासपोर्ट सुविधा शुरू किया है। रोमन कैथोलिक चर्च का 267वां पोप चुना गया है, लियो 14वें को, जो कि अमेरिका के हैं। और रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट इनका असली नाम है। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत ऑटोमोबाइल निर्माताओं में तीसरे पर पहुंच गया है। विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान नामक 15 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान 29 मई से शुरू होगा, 12 जून तक चलेगा, 15 दिनों का होगा। ईरान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए। भारत और ईरान के बीच में उन्होंने 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये दोनों समझौते सीमा शुल्क सहयोग और चिकित्सा उत्पाद विनिमय पर आधारित था। और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 3.21 करोड़ की क्लाउड सीडिंग परियोजना को मंजूरी दी है। भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अब महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं को एंट्री नहीं मिलेगी। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, लास्ट डेट है जैसे जिसका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज के करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन जीएस सफलता में क्लासेस शुरू हो रही हैं, चल रही हैं। और जिनको जिनको बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस का कंप्लीट बैच है। चलिए, पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ किया गया? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये साथियों काठमांडू नेपाल में हुआ। कहां पर हुआ? काठमांडू नेपाल में हुआ। यहाँ पर देखिए, नेपाल के काठमांडू में 8 से 12 मई तक आयोजित किया गया है इस बार। इसमें नेपाल, चीन, यूक्रेन, बांग्लादेश, तुर्की समेत 120 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हो रहे हैं। नेपाल के बारे में आप जानते हो, भारत का पड़ोसी देश है, राजधानी काठमांडू होती है। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, क्या कोई बता सकता है? काठमांडू में किस संगठन का हेडक्वार्टर है, किस दक्षिण एशिया में बने संगठन का हेडक्वार्टर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। केपी शर्मा ओली ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा होती है। ठीक है, अगला चलते हैं। भारत ने किस देश को वित्तीय सहायता देने पर आईएमएफ बोर्ड की बैठक में मतदान से बाहर रहने का चयन किया? तो साथियों, अभी हाल ही में आईएमएफ ने लोन सैंक्शन कर दिया पाकिस्तान को, और इससे भारत बहुत खफा था। आपने देखा भी, भारत लगातार मांग उठा रहा था कि भाई आईएमएफ तुम पैसा काहे दे रहे हो, ये पैसा जो भी आता है ये सब उसको फंड करता है आतंकी या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, आतंकियों को पनाह देने के लिए, और फिर ये यही करेगा पाकिस्तान। लेकिन आईएमएफ नहीं माना। आईएमएफ अमेरिका के इन्फ्लुएंस में पूरा काम करता है अच्छे से। अमेरिका को अपनी रोटियां सेकनी है, अमेरिका को इस रीजन में इंडिया को चेक पॉइंट पर रखना है, इसलिए पाकिस्तान को जिंदा रखना है। इसलिए यहाँ पर आईएमएफ बोर्ड ने यहाँ पर क्या किया, $1 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि हम $1.4 बिलियन और देंगे आने वाले दिनों में, उसको भी अप्रूवल दे दिया। तो $1 बिलियन तो अभी, और आगे आने वाले टाइम पर $1.4 बिलियन का और लचीलापन या लिक्विडिटी और स्थिरता सुविधा देने की घोषणा कर दी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने। ठीक है। अच्छा, जबकि वहां पर गीता गोपीनाथ जो हैं, जो भारत की हैं, वहां पर सेकेंड मोस्ट मतलब अध्यक्ष के बाद कृष्णलिया जारजीवा अध्यक्ष है, उनके बाद दूसरी सबसे बड़ी पावरफुल पर्सन है, दूसरी पद पर है सबसे बड़ी। लेकिन फिर भी अब पता नहीं क्या हुआ, ये पाकिस्तान अब वही है, अमेरिका के पूरे पूरे इन्फ्लुएंस में चलता है वो। तो पाकिस्तान को मिलेगा फाइनली। भारत जो इसमें इसकी बोर्ड में एक वोटिंग हुई, उस वोटिंग में भारत ने अब्सटेन रहने का फैसला लिया। एक्चुअली में इसमें जो आईएमएफ के लिए जब फंडिंग की वोटिंग की बात आती है तो उसमें 2 ही ऑप्शन रहता है, या तो आप हाँ में वोट करो या तो अब्सटेन हो जाओ, यानी कि वोटिंग में हिस्सा ही ना लो। इसमें 3 ऑप्शन नहीं होते हैं जैसे यूएन के बाकी जगहों पर, बाकी मुद्दों पर वोटिंग के लिए होता है। उसमें होता है कि या तो आप सपोर्ट दिखाओ, या तो आप विरोध दिखाओ, या तो अब्सटेन रहो। यहाँ पर या तो आप सपोर्ट दिखाओ या तो आप अब्सटेन रहो, ये ऑप्शन रहता है। तो भारत यहाँ पर अब्सटेन रहा था, क्योंकि भारत इसके खिलाफ है जस्ट हमेशा के लिए कि आईएमएफ लोन दे पाकिस्तान को। ठीक है, हम लोग पाकिस्तान को गरीब बनाने लगे हैं, तुम बार बार उसको फंड दिए जा रहे हो।
वो आतंकियों को पनाह करता है। अगला, भारत में कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया जाएगा? तो साथियों, कल ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया हो गया यहाँ, ठीक है। इसका उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। तो दोनों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह जी वर्चुअल रूप से किए हैं और योगी आदित्यनाथ जी साथ में सामने जाकर के किए। ये जो है बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है भारत के लिए, क्योंकि भारत में उत्तर प्रदेश में अब बहुत बड़े स्केल में ब्रह्मोस का उत्पादन हो पाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि भाई देखो, ब्रह्मोस का जो टेस्टिंग है, एक प्रकार से हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखा दिया, और इस चीज की मारक क्षमता क्या है, कितना बढ़िया से ये प्रिसीजन स्ट्राइक करता है, इसके लिए पाकिस्तानियों से पूछो, वो बहुत बढ़िया बताएंगे। वाकई में बात सही भी है। पाकिस्तान को जितने भी मतलब उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए, 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए, पता नहीं कितने उनके मिलिट्री कैंप वगैरह तबाह कर दिए गए। तो इन सब जगहों पर एक भी उनका न रडार सिस्टम काम किया, न उनका एयर डिफेंस सिस्टम इसको कभी पकड़ पाया। भारत ने एकदम प्रिसीजन स्ट्राइक किया। साथियों, ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ध्यान रखना, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ये जो है ना, अब तक की दुनिया की, भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे ज़्यादा कहते हैं एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करने वाली मिसाइल है। यही कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल की आज डिमांड भी बढ़ना शुरू हो गई है। फिलीपींस ऑलरेडी खरीद चुका है $300 मिलियन में भारत से, और बाकी देश भी अब इच्छा जता रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है इसके और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने की। तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो पाए, इसके लिए लखनऊ में खुली है इसकी एक यूनिट, ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन की यूनिट, ठीक है। तो लखनऊ में खुला है, ये बात ध्यान रखना। और ये पहली हाईटेक रक्षा निर्माण इकाई होने वाली है। दिसंबर 2021 में इसके लिए निःशुल्क भूमि आवंटित किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 3 साल में पूरे फैसिलिटी बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 300 करोड़ का निवेश किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस ने। अब आते हैं ब्रह्मोस पर। ब्रह्मोस साथियों, ये रूस और भारत की संयुक्त उपक्रम है, इनके द्वारा मिल करके शुरू किया गया था। पहली टेस्टिंग 2001 में हुई थी। उसके बाद से फिर हर प्रकार का इसका टेस्टिंग किया जा चुका है, चाहे आप एयर टू एयर हो, चाहे एयर टू सरफेस हो, सरफेस टू सरफेस हो, या शिप टू सरफेस हो, ठीक है, समुद्र से जमीन पर, हर प्रकार की टेस्टिंग किया जा चुका है। और फाइटर जेट में भी लगा करके, इसके अलावा जमीन से वैसे भी लॉन्च करके, तो हर मोड में हर प्रकार से इसका परीक्षण हो चुका है अब तक। और ये इकलौती ऐसी मिसाइल है जो हर वेरिएंट में उपलब्ध है। अमूमन आप देखोगे कोई मिसाइलें होती हैं कि सरफेस टू एयर होती हैं, कोई होती हैं एयर टू सरफेस होती हैं, कोई होती हैं एयर टू एयर होती हैं। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है या कहें खासियत है, ये हर एक प्रकार से लॉन्च की जाती है। यही इसको यूनिक बनाती है। और इसको पकड़ना तो अभी तक तो नामुमकिन ही रहा है इन लोगों के, इन देशों के, पाकिस्तान जैसे देशों के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा। तो ब्रह्मोस जो है एक्चुअली में रूस की, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम से मिलकर के बना है ब्रह्मोस। ये बात भी ध्यान रखना, रूस की मॉस्कोवा नदी, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, आपको मैप में दिख जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से सीएम है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। रामगढ़ ताल, सुराहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील, ये प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर। दुधवा नेशनल पार्क इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, इटावा लायन सफारी, ये महाराजगंज में स्थित है। अभी गिद्ध संरक्षण केंद्र खुला है, वो भी सब याद रखना उत्तर प्रदेश से। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता छोरा, ये प्रमुख यहाँ पर लोक नृत्य हैं। सबसे ज्यादा 75 जिले हैं यहाँ पर। सबसे ज्यादा 403 विधानसभा में सीटें हैं यहाँ पर। सबसे ज्यादा विधान परिषद में 100 सीटें हैं यहाँ पर। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाती है, 80। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जाती है, 31। अगला, भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण आईपीएल 2025 कब तक के लिए निलंबित कर दिया गया? तो साथियों, ये कहा गया कि अभी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही थी, तो कहा गया कि भाई इसको 1 सप्ताह के लिए अभी कैंसिल करो, 1 सप्ताह बाद पुनर्विचार करेंगे, अगर स्थिति ठीक रहती है तो फिर से कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा इस बार का आईपीएल। हालांकि अब स्थिति में सुधार आता नजर आ रहा है, सीज फायर हो गया है दोनों के बीच में। सीज फायर समझौते के बाद अब हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आईपीएल स्टार्ट हो जाए।
लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, देखो आईपीएल होता है तो ऐसा नहीं है कि आईपीएल मतलब कि हम लोग तो टीवी पर देखते हैं तो क्या दिक्कत आएगी, आईपीएल तो होने देना चाहिए था। एक्चुअली में देखो ये भी कि स्टेडियम में ना एक साथ 30 से 40 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं, और कहीं अगर वो गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ तो वहाँ तो 1.25 लाख लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसे में युद्ध की सिचुएशन में अगर वहाँ पर कोई अटैक हो जाता है तो सोचो लाखों लोग एक साथ मारे जा सकते हैं, कैजुअलिटी हो सकती है, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे में इसे एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करना सही नहीं होगा, और वैसे भी यहाँ पर ब्लैकआउट वगैरह करने का, उसको पालन करने की घोषणा की जा रही है, तो जनता और विरोध करती कि हमारे तो घरों की लाइटें भी बंद करा दे रहे हो, उधर आईपीएल में इतना चकाचौंध चल रहा है ना, तो इसलिए भी यहाँ पर बंद कर दिया गया। और मोरल चीज़ें भी हैं कि मतलब देश वार की सिचुएशन में तुम खेल खेल रहे हो, है ना, सेलिब्रेशन टाइप का कर रहे हो। चलिए, भारत पाकिस्तान सीमा तनाव के कारण बीसीसीआई ने ये रद्द करने का फैसला लिया, रद्द नहीं मतलब सस्पेंड करने का फैसला लिया। तो धर्मशाला में मैच चल रहा था, उसी दौरान बीच मैच में ही यहाँ पर जब स्थिति गंभीर हुई तो बीच मैच में ही कैंसिल करने का फैसला हो गया था। तो अब आगे आने वाले दिनों में अभी 12 मैच और लीग वाले बाकी हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा प्ले ऑफ मैच। 58 मैच हो चुके हैं। ठीक है, बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में स्थापना हुई थी, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसके साथ मिलकर यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की? यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के साथ मिलकर। आप यहाँ पर देख पाओगे, ये हैं योगी आदित्यनाथ जी और ये हैं अजय बंगा। अजय बंगा आप जानते हो भारत के ही हैं, ये वर्ल्ड बैंक के आज के टाइम पर अध्यक्ष हैं। तो वर्ल्ड बैंक और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है मिलकर, यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये राज्य में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए और युवाओं को डिजिटल कौशल में ट्रेनिंग देने के लिए काम करेगा। तो कृषि उत्पादकता में 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाया जाएगा। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का भी लक्ष्य को ये पूरा करने में मदद करेगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं अजय बंगा। साथियों, जीएस सफलता बैच के बारे में एक बार फिर से आपको बता दूं कि अभी बैच चल रहा है और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 499 में इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको मिलेगा एमजेटी ऐप पर। इसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चल रही हैं, 2 क्लासेस पर डे चल रही हैं और डिटेल में 1 घंटे की पर क्लास होती है, लाइव क्लास होती है और आप डिटेल से उसको पढ़ सकते हो, उसका क्लास नोट्स भी दिया जाता है। ई बुक्स भी आपको अगले 12 महीनों तक दी जाएगी इसी बैच के तहत। ये जीएस सफलता बैच जीएस के लिए है, आप इंडिया के किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सब में ये काम आने वाला है। तो आप जाइए एमजेटी ऐप पर और एमजेटी ऐप पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के इसे आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2025 में किस देश ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए जलीय कृषि में प्रमुख रोगाणुरोधी दवाइयों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अभी हाल ही में लगाया है इस पर भारत ने। भारत ने क्या कहा कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए जो जलीय कृषि में जो केमिकल्स यूज करते हैं ना, जो एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, इनका अब यूज नहीं होगा, इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री प्रोहिबिटेड यूज ऑफ सेवरल मेडिकली इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबायल्स इन एक्वाइट कल्चर सेक्टर। एक्वा कल्चर सेक्टर मतलब कि जो पानी में जो खेती होती है, पानी में खेती मतलब क्या, पानी में क्या घास उगाएंगे, नहीं, पानी की खेती का मतलब ये होता है कि जो जलीय जीवों की खेती करते हैं, मतलब मछली उत्पादन करते हैं या और भी जो जलीय जीव होते हैं उनका उत्पादन करते हैं, तो बड़ी मात्रा में उड़ीसा, बंगाल और इन सब जगहों पर ये सेल किए जाते हैं और बड़ी मात्रा में इनकी खेती होती है। तो ऐसे में कहा गया है कि भाई कोई रोगाणुरोधी दवाओं का यूज ना करो, क्योंकि इससे तो जल प्रदूषण होता है। दूसरा, अगर इसका दुष्परिणाम निकल जाता है, कोई रोग वगैरह फैलता है तो वो बहुत तेजी से सभी जलीय जीवों में फैलने लगता है। तो इसीलिए इस पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। तो इस प्रतिबंध में कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटी प्रोटोजोआल्स ये शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, भारत के समुद्री खाद्य निर्यात को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य है। ठीक है, इसके अलावा इनके थ्रू मनुष्य जब इसका उपयोग करते हैं तो उनको भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अगला, भारत के किस राज्य में मई 2025 में निपाह वायरस का मामला सामने आया?
तो साथियों अभी केरल में एक बार फिर से निपाह वायरस का मामला आया है। निपाह वायरस ये 2018 में पहली बार आया था और इसके केसेस साल 2 साल में एक बार खूब तेजी से फैल जाते हैं और अक्सर गर्मियों में देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि केला वगैरह के थ्रू ये ज़्यादा आता है, केला हो या फलों के थ्रू ये ज़्यादा आता है, केरल में देखने को मिलता है। निपाह वायरस, निपाह वायरस जो है 42 वर्षीय महिला में अभी देखने को मिला है। इसके बाद 2018 में पहला मामला आया, तो उसके बाद फिर कभी कभी ये आता रहता है। ये 7वीं बार है जब देखने को मिला है। निपाह वायरस एक जूनोटिक बीमारी है, जानवरों से इंसानों में फैलती है और इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक है। ठीक है, कहा जाता है कि जानवर जो है फल खाते हैं, अगर फल को बाइट करके छोड़ दिए रहते हैं, वो फल कोई मनुष्य खा लेता है तो फिर उसके थ्रू ये हो जाता है। और ये अभी मल्लपुर जिले में आया हुआ है। ठीक है, निपाह वायरस से क्वेश्चन भी बन चुका है, निपाह वायरस किस राज्य में है। ये केरल के, अच्छी बात तो ये है केरल के अलावा और किसी राज्य में फैली नहीं अभी तक। ठीक है, केरल में ही देखने को मिलती है। अगला, केरल के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो केरल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तिरुवनंतपुरम राजधानी है, पिनराई विजयन सीएम है सीपीआईएम पार्टी से, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं, विपनाड कायल झील है यहाँ पर, इडुक्की नेशनल पार्क है, साइलेंट नेशनल पार्क है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, पलक्कड़ धर्रा, थामर रसेरी और पालघाट प्रमुख दर्रे हैं। 14 जिले हैं, 140 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 सीट यहाँ से जाती है। अगला, किस राज्य सरकार ने नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली को मंजूरी दी है? नार्को टेररिज्म से निपटने के लिए। नार्को टेररिज्म क्या है? एक्चुअली में दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा पिछले कुछ सालों में लगातार ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है क्रॉस बॉर्डर, और वो भी ड्रोन के माध्यम से। वो लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर अपने हैंडलर से संपर्क बनाए रहते हैं और ड्रोन के थ्रू वहाँ पर क्रॉस बॉर्डर करा देते हैं ड्रग्स। छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, ड्रग्स की थैली लेकर के वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, गिरा देते हैं इनके स्थान पर जहां इनको हैंडलर्स को जाना होता है, वो यहाँ से उठाते हैं और पूरे पंजाब में फैलाते हैं। पंजाब के पूरे युवाओं को बर्बाद कर दिया गया है इस टाइम पर, ड्रग्स की लत लगवा दी गई है। और ड्रग्स इतनी खतरनाक लत होता है कि अगर एक बार लग जाता है तो फिर बंदे को कुछ कहना नहीं, वो खुद ही जाएगा ढूंढने हर जगह पर। ऐसे ऐसे करके पूरा पंजाब जो है आज इसमें लिप्त हो गया है और इसको एक नया नाम दिया गया है नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म है ये पाकिस्तान का भारत के खिलाफ। तो पंजाब सरकार ने क्या लिया है एक्शन कि नार्को टेररिज्म से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली बनाएंगे, मतलब एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर लागू करेंगे। इससे क्या होगा, इससे अगर ड्रोन यहाँ पर आ रहा होगा ना तो ड्रोन को वहीं पर मारकर गिरा दिया जाएगा या उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, सिग्नल जैम कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की बात की है पंजाब सरकार ने। ओके, क्योंकि वहाँ पर पंजाब का डायरेक्ट बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से। तो और इसके अलावा अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए भी राज्य की फरिश्ते योजना के तहत कवर किया जाएगा। आतंकवाद पीड़ित अगर कोई है या युद्ध में कोई घायल नागरिक है तो फरिश्ते योजना के तहत उसका भी इलाज किया जाएगा। फरिश्ते योजना बहुत पहले लॉन्च हुई थी, मैंने आपको बताया था कि पंजाब सरकार इसके जरिए अस्पतालों में फ्री में ट्रीटमेंट दिलाया करती है। तो पठानकोट से अबोहर तक पाकिस्तान की सीमा के साथ 532 किलोमीटर लंबे हिस्से में ड्रोन प्रणाली तैयार करने के लिए चिन्हित किया गया है। ड्रोन प्रणाली नहीं, एंटी ड्रोन प्रणाली। ठीक है, एंटी ड्रोन प्रणाली। चलिए अगला, और जेलों में भी अत्याधुनिक सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे। अगला, किस देश ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा शुरू किया? इंडियन इन्वेस्टर्स और टूरिज्म को टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा प्रणाली शुरू की वियतनाम में। वियतनाम साथियों एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब जो ना केवल और केवल टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है। जितने भी द्वीप देश आप ले लो, खास करके कोस्टल बॉर्डर के, तो उनका क्या होता है ना, जो बीच वगैरह पर लोग जाते हैं अक्सर टूरिज्म को का लुत्फ उठाने, मालदीव हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो यहाँ पर मेन इकोनॉमी का सोर्स टूरिज्म ही है, और इंडिया में संख्या ज़्यादा है तो टूरिज्म भी इंडिया से बहुत अच्छे से होता है, और इकोनॉमी भी अच्छी है तो यहाँ पर इसके लोग जो हैं वो जा करके खर्चते भी हैं अच्छे से। तो खैर, वियतनाम चाहता है कि भारतीय पर्यटक आए वहाँ पर, साथ ही साथ भारतीय निवेशक भी वहाँ पर आए। इसके लिए 10 वर्षों का गोल्डन वीजा शुरू किया है इन्होंने। तो निवेशकों, पेशेवरों और दीर्घकालिक पर्यटकों के लिए ये वियतनाम आने वाले दिन में आकर्षित करने के लिए अग्रसर है। इसकी राजधानी हनोई होती है। फाम मिनचिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। वियतनामी डोंग यहाँ की मुद्रा है। मैं आपको मैप में दिखाऊं अगर, तो ये रहा जैसे अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप इस साइड आओगे ना तो ये है थाईलैंड।
थाईलैंड भी आप अक्सर सुनते होंगे, थाईलैंड गए हैं सब, ठीक है। इसके बाद आपको कंबोडिया दिखेगा, कंबोडिया के जस्ट बाद आपको ये दिखेगा वियतनाम। ये इतना पूरा ये है वियतनाम, ठीक है ना, ये वियतनाम है। तो इसी वियतनाम की यहाँ पर बात हो रही है, ओके। हनोई इसकी राजधानी है। चलिए अगला, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो साथियों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये साल भर में 2 बार मनाया जाता है, मई में और अक्टूबर में, और दोनों ही बार ये सेकेंड सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, ठीक है। कोई फिक्स डेट नहीं होता है, डे फिक्स होता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर। तो सेकेंड सैटरडे ऑफ मई इस बार था 10 मई को, इसलिए 10 मई को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस इस बार 10 मई और 11 अक्टूबर को होना है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना, प्रवासी पक्षी दिवस 2 बार क्यों मनाया जाता है और प्रवासी पक्षी दिवस क्यों मनाया जाता है, दोनों ही बात समझो। प्रवासी पक्षी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि देखो, पक्षी जो हैं भाई, उनके पास तो ऐसा है नहीं कि वो जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी घर में घुस जाएं या एसी चला लें, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं ना, कि जब बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी हो जाती है, तो जहाँ पर जो पक्षी ऐसे होते हैं जो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं सह कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठंडे स्थानों पर, ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं। उसके बाद जब वहां पर ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है या जब उनको लगता है अब अनुकूल स्थिति हो गई, तो वो वापस चले आते हैं, यानी कि वो माइग्रेट कर गए। अब ऐसा 2 बार होता है साल भर में। एक बार जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तब वो जाते हैं, एक बार अब अक्टूबर नवंबर के टाइम पर इसलिए मनाया जाता है, अब खैर तो अब तो नवंबर से शुरू होने लगा है ठंडी, पहले तो अक्टूबर से शुरू हो जाता था। तो अक्टूबर के टाइम पर एक बार फिर ऐसा देखने को मिलता है कि जो ठंडे प्रदेशों में जो रहने वाले पक्षी हैं, जब वहाँ अत्यधिक ठंडी पड़ने लगती है और वो नहीं सहन कर पाते हैं, तो वो वहाँ से गर्म प्रदेशों की तरफ आते हैं, माइग्रेट करते हैं। इसीलिए अक्टूबर और मई के सेकेंड सेकेंड सैटरडे को ये दिन डिसाइड किया गया है, ठीक है जी। इस बार की थीम है शेयर्ड स्पेसीज क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज। अगला, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगेन, जिसको जीएस सफलता बैच ज्वाइन करना है ज्वाइन करें, क्लासेस चल रही हैं। और ऐसा ना हो कि क्लासेस आधा से ज़्यादा चल चुके उसके बाद आप ज्वाइन करो, उसके बाद कहो कि सर टाइम लग रहा है कवर करने में, है ना। चलिए, भारत ने किस वर्ष रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा था? तो ये खरीदा था 2018 में। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने के लिए भारत ने किस देश से खरीदे गए हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया? तो इजराइल से खरीदे गए हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया है भारत ने। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है भारत ने किस ऑपरेशन के तहत 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था। उस दिन मैंने गलती से आपको 1973 बता दिया था, ध्यान रखना 1974 में हुआ था पोखरण परीक्षण पहली बार, ठीक है। चलिए, तो ये बताइए किस ऑपरेशन के तहत किया गया था। दूसरा, दिल्ली सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर क्लाउड सीडिंग परियोजना लॉन्च की? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, तो आप दोनों क्वेश्चन के आप आंसर कीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आप इस ई बुक इसकी प्राप्त कर सकते हैं, बुक तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अमेजन पर आउट ऑफ स्टॉक करना मतलब भूल गया था मैं, और उसको बहुत सारे लोग ऑर्डर कर दिए थे, और फिर मजबूरी बस किताब क्योंकि बची नहीं है तो फिर कैंसिल करने पड़े, तो उनके लिए सॉरी, जिनका जिनका ऑर्डर कैंसिल हुआ है। बुक बची नहीं है, ई बुक के रूप में आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। बाकी फ्लिपकार्ट से और अमेजन से दोनों जगह से अब हटा दिया गया है। एक लिंक पड़ी हुई है, ये बार बार रहती है यहाँ पर, इसको भी मैं हटा दूंगा वीडियो के थ्रू, क्योंकि ये वीडियो के थ्रू भी लोग जाते हैं वहाँ पर और ऑर्डर कर लेते हैं, तो बाद में ऑर्डर कैंसिल होता है कि बुक्स अब बची नहीं है। तो आप ई बुक के फॉर्मेट में ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।